Good day, everyone. I'm Pooja Joshi, your host for today's episode. In this session, we focus on a condition that is common yet often misunderstood: irritable bowel syndrome, or IBS. To help us navigate this important topic, we are joined by Dr. Sanjay Kumar, gastroenterologist at Asafi Hospital, Dhanbad, a respected expert in functional gastrointestinal disorders. Today, Doctor will walk us through early symptom recognition, simplified diagnostic approaches, and effective, evidence-based management strategies for IBS in routine clinical practice. Doctor, thank you for being with us. Let's begin our discussion. नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हिपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभी धनबाद में असरफी हॉस्पिटल और पीएमसीएच में कार्यरत हूँ। So, doctor, question for you is, what exactly is IBS and how would you describe it in simple terms to a non-specialist? IBS का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इसका नॉर्मली सिम्टम अधिकतर लोगों में पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट होना और चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी या बाउल हैबिट्स चेंज होना, जिसमें कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो सकता है। और साथ ही इन सब सिम्टम्स का रिलीफ होता है आफ्टर डिफिकेशन। अगर मोशन पास करता है तो पेशेंट को सिम्टम में रिलीफ मिलता है और ये काफ़ी समय से ऑफ एंड ऑन ये प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसके साथ साथ अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होना या मोशन का ठीक से नहीं होना। ये क्रोनिक कंडीशन है, इसका मतलब लंबे समय से इसका पेशेंट पर असर होता है या पेशेंट सिम्टम्स लेकर के आते हैं। और ये एक तरह का फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसमें पेट और ब्रेन या गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब रहता है और इसके कारण जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो भी डिस्टर्ब होती है। Why do you think IBS remains one of the most underdiagnosed gut conditions in India? इसके IBS के प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं होने के कारण हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसमें सिम्टम्स का जो ऑनसेट है या पेशेंट को सिम्टम्स काफ़ी दिनों से हो रहे होते हैं, ऑफ एंड ऑन होते हैं, कभी पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, फिर से सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इस कारण से इस चीज़ को प्रॉपरली इसका अवेयरनेस नहीं है या लोगों में जागरूकता का अभाव है। इसकी वजह से इसका डायग्नोसिस टाइमली नहीं हो पाता है। कई बार पेशेंट इसको सिम्टम्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको लगता है ये नॉर्मल सिम्टम्स है, गैस का प्रॉब्लम है, जो कि धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेशेंट का इग्नोरेंस या लैक ऑफ अवेयरनेस एक बड़ा फैक्टर है और इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ऑल्दो हम लोग बाकी सब चीज़ों को रूल आउट कर सकते हैं, बट इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इस कारण से ये अभी तक बहुत कॉमनली डायग्नोज या अंडर डायग्नोज रहा गया है। What simple screening questions can a consulting physician ask to suspect IBS? जी, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डायग्नोज करने की जो कॉमन स्क्रीनिंग क्वेश्चन है, ये पेशेंट को या मरीज को अगर पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो रहा है या नहीं, वो कितने समय से हो रहा है, मोशन की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी, मतलब मोशन कितनी बार हो रहा है और किस तरह का हो रहा है, इज इट अ सॉलिड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं, और मोशन का इन सब से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, कोई डाइट से इसका संबंध है कि नहीं, किसी खास तरह के डाइट खाने से बढ़ रहा है या घट रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों का एक कॉमन स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग जिन पेशेंट में IBS सस्पेक्टेड है। Are there any warning signs where a physician should immediately refer to a gastroenterologist? Yes, there are few clinical signs that should alarm or alert the physician or local practitioner to send or refer the patient to gastroenterologist. The common alarm symptoms are like a patient is having any GI bleeding, means is there any vomiting of blood या मोशन में ब्लड आना या कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना या कोई तरह का पेशेंट को फूड लेने में दिक्कत होना या डिस्फेजिया होना या फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी हो या एनीमिया हो। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आ रहे हो पेशेंट को या कोई ब्लड टेस्ट में ऐसा लक्षण आ रहा हो, तो उस केस में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए। Once IBS is diagnosed, what is your first line approach to management? First line approach to management of IBS is education and support. Means we have to educate the patient that this is a disorder of gut-brain axis
मतलब ये पेट और दिमाग के बीच में एक्सिस का डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण सिम्टम हो रहे हैं। एंड द पेशेंट हैज टू टेक केयर ऑफ हिज डाइट एंड लाइफस्टाइल। जो ऑफेंडिंग डाइट से इसको प्रॉब्लम हो रही है उसको अवॉइड करना है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो एंटीस्पाज्मेटिक हम लोग दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वी कैन गिव लैक्सेटिव, एंड लूज मोशन हो रहा है तो देन वी कैन गिव प्रोबायोटिक्स एंड rifaximin. So in this way we can treat the patient and investigate the patient further. How do you balance pharmacologic and non-pharmacologic management approaches in IBS? In case of IBS, the pharmacological management is important, and equally the non-pharmacological management is also important, because the non-pharmacological management will prevent the occurrence of the symptoms. While the patient's symptoms has happened or the symptoms are annoying, then the pharmacological treatment is provided. The common non-pharmacological approach is diet and lifestyle management. We have to ask the patient to take low FODMAP diet. That is a type that usually, like, high FODMAP diet aggravates the symptoms of irritable bowel syndrome, while low FODMAP diet are considered to be safe. Patients should avoid stress. They should be doing exercises regularly, and pharmacological treatment are to be given when there is need or the patient is having symptoms ongoing despite the diet, lifestyle and non-pharmacological treatment has failed. What are some practical ways physicians can build patient trust in IBS treatment? Practical tips to the physician we can do that we should always discuss with the patient or listen to his symptoms. We should have empathy with the patient, and there should be clear communication, and there should be consistent support to the patient. Like, we have to listen to the symptoms, how it has happened, and how it is associated with any diet or lifestyle factor or not. And then we have to counsel them that it is not an alarming disease, but it can cause symptoms off and on, and it gets better with diet, lifestyle management, as well as medical treatment as and when required. How can physicians and gastroenterologists collaborate better for early IBS diagnosis? This is a good question, because most of the time there are a gap between the physician's take and the gastroenterologist management, because they usually don't communicate over this patient's symptoms, and that creates delayed treatment or no proper response in the management. So there should be clear communication between the physician as well as the gastroenterologist, and there should be a defined cutoff or referral criteria. Like, patient is having alarm symptoms, then the patient has to be referred to the gastroenterologist, and should be standardized diagnostic criteria of diagnosis, not by making an assumption, or not by seeing one or two symptoms and then making a diagnosis. So proper communication between the physician and the gastroenterologist is important, and there should be points where when the patient should be referred to the gastroenterologist, and they should be in touch with each other so that patient can be benefited by their combined approach. One myth you'd like to bust about IBS? Regarding IBS, there is a common myth that we say that ये आपके दिमाग का प्रॉब्लम है, या आप ज्यादा सोचते हैं इस तरह का लग रहा है, या आपके दिमाग का ही उपज है सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक रियल प्रॉब्लम है जो कि गट ब्रेन के एक्सिस के डिस्टर्ब होने से होता है, और इसका मल्टी फैक्टोरियल कॉज है। इसका कोई एक सिंपल कॉज नहीं है। इट हैज गॉट मल्टीपल कॉज। डाइट फैक्टर है, माइक्रोबायोटा का डिस्टर्बेंस है, गट ब्रेन एक्सिस का डिस्टर्बेंस है, कुछ आंतों की मूवमेंट भी गड़बड़ रहती है तो इस तरह का सिम्टम्स आता है। तो ऑल टुगेदर हमें ये एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को कि ये आपका एक्चुअल सिम्टम है और इसके लिए इलाज उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए हमें लंबा समय चलना पड़ेगा। हम लोग को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, जब हमको लगता है कि सिम्टम ज्यादा हो रहे हैं, देन यू शुड टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। Otherwise, diet and lifestyle management is mostly sufficient in most of the cases. One word that describes a typical IBS patient journey? One word that can describe IBS patient journey is unpredictable. It is a very unpredictable condition because the symptoms usually fluctuate, and there are flare up and remission in between, and there is diagnostic difficulty, and there are some trigger factors that are not consistent always. So it is unpredictable disease with unpredictable outcome,
and that requires a consistent effort by the patient as well as the doctor. And by mutual effort, we can have better management of IBS and improve the quality of life of the patient. Thank you. Thank you, Doctor, for sharing such valuable insights on IBS. Your clarity and practical guidance will certainly help both physicians and patients approach this condition with more confidence. To our listeners, thank you for joining us. Stay tuned for more expert-led conversations. Until then, take care and prioritize your gut health.